हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सितंबर शिल्पी क्लासेस में। हेलो स्टूडेंट, मैंने आपको ग्रैप प्रबंध का अर्थ क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, ये बता दिया था, अच्छे समझा दिया था। ग्रैप प्रबंध की परिभाषा भी अच्छे से बता दी थी। ग्रैप प्रबंध के हम लोग चरण पढ़ रहे हैं कि ग्रैप प्रबंध के घटक क्या होते हैं, चरण क्या होते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था ना कि जो गृह प्रबंधन की प्रक्रिया है उसके 3 चरण होते हैं। अगर मुख्य पूछा जाए तो 3 चरण होते हैं। कितने? मुख्य में 3 चरण। इस बात को याद रखना। पहला होता है आयोजन, दूसरा नियंत्रण, तीसरा मूल्यांकन। अगर वो पूछे गृह प्रबंधन के चरण कितने प्रकार के होते हैं तो 4 होते हैं। आयोजन, और आपका यहाँ पे आ जाएगा संगठन, नियंत्रण और मूल्यांकन। तो अगर मुख्य पूछा जाए तो 3, और पूछा जाए गृह प्रबंधन के चरण कितने होते हैं तो 4। आयोजन, संगठन, नियंत्रण और मूल्यांकन। आयोजन के बाद संगठन, संगठन के बाद नियंत्रण, नियंत्रण के बाद मूल्यांकन। तो देख लेते हैं कुछ चीज़ें और। देखिए, विभिन्न विद्वानों ने गृह प्रबंधन प्रक्रिया के विभिन्न चरण बताए हैं। न्यूमैन के अनुसार प्रबंधन प्रक्रिया के 5 चरण हैं। आयोजन, संगठन, साधनों का एकीकरण, निर्देशन और नियंत्रण। याद कर लेना, शायद पेपर में पूछ लिया जाए तो ये इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट करके लिख लेना। फिर लिचफील्ड के अनुसार तो उन्होंने देखो प्रबंध प्रक्रियाओं की क्रियाओं का चक्र है। तो ये स्टेटमेंट ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको पहले इंपॉर्टेंट में लिख लेना। और इसके निम्न 5 चरण होते हैं। पहला होता है विचारों को ग्रहण करना व उनका अवलोकन करना। दूसरा, अवलोकन का निरीक्षण करना। तीसरा, निर्णय प्रक्रिया। चौथा, क्रिया। पांचवा है क्रिया हेतु उत्तरदायित्व स्वीकार करना। फिर कोटिजन के अनुसार प्रबंध प्रक्रिया के 4 चरण होते हैं। पहला होता है उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु आयोजन। दूसरा, संपादन हेतु संगठन। तीसरा, योजना का क्रियान्वयन। चौथा, मूल्यांकन। तो याद रखना, शायद इन विद्वानों में से किसी का पूछ लिया जाए तो ये प्रबंध प्रक्रिया के कुछ चरण हैं जो कुछ विद्वानों ने दिए हैं, न्यूमैन, लिचफील्ड और आपके कोटिजन ने। तो इम्पोर्टेंट है, लिख लेना। आपने देखा कि विभिन्न विद्वानों द्वारा सुझाए गए प्रबंध के चरणों का अपना महत्व है, परंतु अध्ययन की सुविधा एवं व्यापकता की दृष्टि से गृह प्रबंध प्रक्रिया को 3 चरणों में बांटा गया है। मुख्यता, अगर मुख्य पूछा जाए तो, जिसमें आपका पहला आता है आयोजन, नियोजन, योजना बनाना यानी प्लानिंग। फिर दूसरा आपका आता है संगठन। वैसे हम लोग ये 4 पढ़ेंगे और 4 ही कहीं भी देखोगे तो देखने को मिलेगा, तो ये 4। फिर तीसरा आपका नियंत्रण, चौथा मूल्यांकन। तो पहला आयोजन, दूसरा संगठन, तीसरा मूल्यांकन, तीसरा नियंत्रण, चौथा मूल्यांकन। इस बात को ध्यान में रखना बच्चों, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। अगर मुख्य पूछा जाए, मुख्य आपके 3 होते हैं। मैं बार-बार पूछ के ये भी लगा रही हूँ कि मुख्य अगर पूछा जाए तो आपके 3 चरण होते हैं। सबसे पहले हम लोग को जो पढ़ना है वो आपका नियोजन, प्लानिंग। इसे हम आयोजन भी कहते हैं, योजना बनाना भी कहते हैं, और उसे नियोजन भी कहते हैं। आपको सबसे पहले बता दें, ये आपका प्रबंध प्रक्रिया का प्रथम चरण है, प्रथम सोपान है। ये दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। प्रथम सीढ़ी है, तो ये प्रथम सीढ़ी भी है, ये प्रथम सोपान है, तो ये लिख लेना, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएंगे। तो देखो, यह प्रबंध प्रक्रिया रूपी सीढ़ी का प्रथम चरण है और ये प्रबंध प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण घटक है। और जो आपका होम मैनेजमेंट है उसका ये महत्वपूर्ण घटक है। नियोजन के अभाव में प्रबंध आधारहीन है। जब तक आप कोई प्लानिंग ही नहीं करोगे, सब कुछ क्या होता है, बेकार हो जाता है, उसका कोई आधार ही नहीं रहता।
जैसे आपको नेट का पेपर देना है ना, तो नेट का पेपर जस्ट आपने देखा नेट का फॉर्म आ गया, भर दिया, हो गया पेपर। नहीं, आपको अगर क्वालिफाई करना है तो आप एक कोचिंग ढूंढोगे, कोचिंग नहीं ढूंढोगे तो सोर्स रिसोर्स देखोगे कि कौन सी बुक में से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर से क्या पूछा जाता है, क्या नहीं पूछा जाता है। एक प्लानिंग बनाओगे ना कि पहले मैं इस चैप्टर को ख़त्म करूँगी, फिर इस चैप्टर को ख़त्म करूँगी, पहले मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाऊंगी। तो जब आप इन सब प्लानिंग को बना लोगे तो क्या करोगे, इन प्लानिंग पे काम करोगे और फिर क्या करोगे, अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। तो क्या आया, आप एक आगे नियोजन, आयोजन और योजना बनाने में क्या है, तो ये इसमें क्या होता है, एक मैनेजर होता है, प्रबंधक होता है, उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, उस आइडिया पे वो काम करता है और काम करके अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है, धीरे 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 करके वो पहुंच जाता है। जैसे ही आपके दिमाग में आइडिया आया, जैसे आपने कोई मतलब कुछ काम करना है तो प्लानिंग बनाई, तो आप एक एक आउटलाइन बना लेते हो ना, एक रूपरेखा बना लेते हो ना कि हाँ पहले स्टेप में मुझे प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने हैं, फिर मुझे अपना सिलेबस के अकॉर्डिंग एक टॉपिक उसे ख़त्म करना है, और जब ये सब ख़त्म हो जाएगा उसके बाद मैं एक जितना एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उन पे ध्यान दूंगी। तो आपने क्या बना ली, एक आउटलाइन बना ली, एक अपने दिमाग में क्या बना लिया, रूपरेखा बना ली, और इसी पे आप कार्य करते 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 धीरे धीरे चल के क्या पहुंच जाओगे, अपने लक्ष्य पे पहुंच जाओगे। नियोजन क्या करता है, आयोजन योजना बनाना क्या करता है, ये प्लानिंग क्या करता है, इससे होता है कि कब कौन सा काम करना है हमें, कब कौन सा काम करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, किसके माध्यम से करना है, कौन से उद्देश्य की पूर्ति होगी, अगर हम नेट करेंगे तो क्या क्या मतलब इससे हमें फ़ायदा होगा। ये सब क्या आता है, योजना बनाने के अंतर्गत आता है। जब भी हम योजना बनाते हैं ना, तो ये सब क्वेश्चन हमारे दिमाग में चलते रहते हैं, और इन सब योजनाओं को बना के जब हम योजना बनाते हैं तो हमारे उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है। और जो हमारा पहला चरण है योजना बनाना, नियोजन, आयोजन, इसका भी उद्देश्य पूर्ण हो जाता है। अगर हम कोई योजना बनाते हैं तो हम चाहेंगे ना वो योजना सफल हो, और सफल बनने के लिए हम क्या समझेंगे कि योजना अच्छी हो। तो नियोजन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है कि वांछित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पूर्व में कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना। ये बता रहे नियोजन का अर्थ ये होता है कि कोई भी आपको उद्देश्य की प्राप्ति करनी है तो उसके पूर्व में कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर लेंगे तो हमारे जो उद्देश्य है वो अच्छे से हमें प्राप्त हो जाएंगे। ये प्रबंध प्रक्रिया रूपी सीढ़ी का प्रथम चरण है। याद रखिएगा, ये प्रबंध प्रक्रिया रूपी सीढ़ी का प्रथम चरण है और प्रबंधन प्रक्रिया का प्रमुख महत्वपूर्ण घटक है। इसके नियोजन के अभाव में प्रबंध आधारहीन है। जब तक हमारे पास प्लानिंग ही नहीं होगी सही, तो प्रबंध आधारहीन हो जाएगा। नियोजन को प्रबंध प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्व दिया जाने का कारण यह है कि इसे कार्य के आरंभ होने से पूर्व ही अवलोकित कर लिया जाता है, जिससे कार्य व लक्ष्य सरल प्रतीत होते हैं। तो नियोजन को प्रबंध प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्व दिए जाने का कारण यह है कि कार्य के आरंभ होने से पूर्व, कार्य स्टार्ट होने से पूर्व ही इसे अवलोकित कर लिया जाता है, जिससे कार्य और लक्ष्य सरल प्रतीत होते हैं। योजना बना लेने से कठिन कार्य भी आपके जो होते हैं वो आपको कठोर या बोझिल नहीं प्रतीत होते हैं, क्योंकि संबंधित कार्य की योजना बना लेने से प्रबंधन प्रक्रिया में आने वाली जो समस्याओं का जो निराकरण है वो साथ साथ कर दिया जाता है। जब आपको योजना आप कोई बना रहे हो, कोई प्लानिंग बना रहे हो, आपको घर बनवाना है, ठीक है ना, आपको घर बनवाना है तो आप प्लानिंग करोगे ना कि हाँ मुझे ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ेगी इतने दिन, और तुम बालू मंगा लेना, तुम सीमेंट मंगा लेना, और तुम देख रेख करना, और मैं बाहर का सामान लूँगा। तो कुछ प्लानिंग बनाओगे ना, तभी तो घर बनवाओगे, कि बिना सोचे समझे बस घुस गए और घर बनवाने लगे। तो कोई भी हम काम करते हैं, अगर हम सही से योजना बना के कार्य करते हैं तो वो उद्देश्य पूर्ण रूप से कार्य हो जाता है। और योजना बनाते समय ही हमारे दिमाग में आइडिया आ जाता है कि भाई हमें ये घर बनाना है, और ऑफिस से इस दिन तो बिल्कुल छुट्टी नहीं मिलने वाली है, तो चलो ये दिन डिले कर देते, इसके बाद आगे हम घर बनवा लेंगे, क्योंकि इस समय छुट्टी नहीं मिलेगी, आगे आसानी से छुट्टी मिल जाएगी। तो क्या हुआ, हमने समस्या का निराकरण कर लिया कि इस समय में छुट्टी नहीं मिल पाएगी ऑफिस से,
हम चलो अगले महीने बना लेंगे घर, क्योंकि इस समय में छुट्टी मिल जाएगी। तो योजना बनाने से क्या होता है कि हम दिमाग में एक आउटलाइन बना लेंगे, तो योजना बनाते बनाते समय में जो भी उस कार्य में समस्या हो रही है वो भी धीरे धीरे योजना बनाते समय वो भी सॉल्व होती जाती हैं। कार्य किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे व्यावसायिक हो, घरेलू हो, बिना नियोजन के सभी कार्य अस्त व्यस्त हो जाएगा। अगर आप बिना योजना बनाए, बिना प्लानिंग किए कोई भी कार्य करोगे तो क्या होगा, कार्य अस्त व्यस्त हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके घर में मेहमान है, अगर 5-6 मेहमान आने हैं, अगर वो बता के आते हैं ना मेहमान, तो आप एक दिमाग में आउटलाइन बना लेते हो कि चलो कल वो लोग आने वाले हैं, तो आप छोला बना लिया, रायता बना लिया और बहुत सारी चीज़ें अपने आप आउटलाइन तैयार कर ली, डेकोरेट कर लिया, मेज पोस्ट वगैरह बदल दिया, तकिया कवर वगैरह बदल दिया, क्योंकि आपको पता है पहले से कि हाँ उस हिसाब से आपने प्लानिंग कर ली। और अचानक से 5-6 मेहमान आ जाते हैं, आपने सोचा भी नहीं है, तो एक अस्त व्यस्त सा माहौल नहीं हो जाता है। बस समझ गए होगे ना चीज़ों को आप। तो योजना बना लेने का एक अन्य लाभ यह भी है कि इसमें वास्तविक स्थिति का पूर्व अनुमान लगा लिया जाता है, जिससे समय, धन, शक्ति और प्रयत्नों का जो अपव्यय नहीं होता। नियोजन की परिभाषा निकेल और डार्सी के अनुसार, इम्पोर्टेंट नहीं बच्चों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लिख लो। नियोजन प्रबंध प्रक्रिया का प्रथम चरण है। नियोजन जो है आपकी प्रबंध प्रक्रिया का प्रथम चरण है, प्रथम सोपान है, प्रथम सीढ़ी है। ये तीनों याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके अंतर्गत निर्णयों की एक विस्तृत श्रेणी होती है जो पारिवारिक क्रियाओं, साधनों और मांगों के संदर्भ में लिए जाते हैं। नियोजन की विशेषताएं क्या होती हैं? देखो, नियोजन एक निरंतर चलने वाली एक मानसिक प्रक्रिया है। नियोजन कैसी प्रक्रिया है? एक मानसिक प्रक्रिया है, ध्यान रखना। ये एक लोचमय, एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है। ये एक आपकी लोचमय है, जैसे गेटिस होती है ना, उसको खींचो फिर अपने आकार में आ जाती है, वैसे ही हमारी नियोजन प्रक्रिया भी है। ये एक लोचमय है, लोच होती है इसमें, और परिवर्तनशील है, परिवर्तन भी आसानी से हो जाती है। नियोजन सदैव कार्य करने से पूर्व किया जाता है। अब ये नहीं कि आपने कार्य कर लिया तब कोई योजना बनाई। प्लानिंग आप सब भूल जाओ, बस इंग्लिश का वर्ड याद रखो, प्लानिंग। प्लानिंग तो आप अपना पहले से करोगे ना, कि कार्य पूर्ण हो जाने के बाद करोगे। नियोजन एक वैज्ञानिक पद्धति है जो क्रमबद्ध रूप से संपन्न की जाती है। देखो, प्लानिंग के स्टेप होते हैं, तो जो चरण होते हैं लाइन वाइज होते हैं, उन पे कार्य करके ही अपने उद्देश्यों को आप प्राप्त कर सकते हो। और अगर आप उस पर स्टेप बाय स्टेप नहीं चलोगे, बस पहले स्टेप पे पहुंच के फिर चौथे स्टेप पे तुरंत जंप खा जाओगे, तो उद्देश्य की पूर्ति कभी नहीं होगी। नियोजन का आधार लक्ष्यों और उद्देश्यों की पूर्ति करना है। जो भी हमारे लक्ष्य उद्देश्य उनकी पूर्ति करना है। नियोजन प्रक्रिया में विभिन्न विकल्पों में सर्वोत्तम विकल्प का चयन करना है। जो भी आपके पास ऑप्शन है, प्लानिंग में क्या है कि हमारे पास खूब सारे ऑप्शन होते हैं। प्लानिंग हम क्यों करते हैं? बेस्ट प्लानिंग वही मानी जाती है जब हमारे पास खूब सारे ऑप्शन हो, उसमें से हम बेस्ट ऑप्शन चूज करें। नियोजन की सफलता के लिए उसका व्यवहारिक होना अत्यंत आवश्यक है। नियोजन पूर्वानुमानों पर आधारित एक प्रक्रिया है जिसमें कार्य को सुनियोजित तरीके से पूर्ण करने हेतु संसाधनों को संगठित किया जाता है। याद रखना, नियोजन कैसी प्रक्रिया है? नियोजन मानसिक प्रक्रिया है। इसमें निर्णयों व संसाधनों को संगठित अथवा एकीकृत करके निर्णय लेना, लक्ष्य की प्राथमिकता तय करना सम्मिलित है। जो भी नियोजन प्रक्रिया द्वारा संभव है, जो कि आपका नियोजन प्रक्रिया द्वारा ही यानी प्लानिंग प्रक्रिया द्वारा ही संभव है। पारिवारिक संसाधनों, उनकी विशेषताओं का अध्ययन हम आने वाली अध्यायों में करेंगे, जो अभी आगे चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे। देखिए, संसाधन सीमित होते हैं, उनकी मांग पारिवारिक चक्र के साथ बदलती रहती है। जो हमारे संसाधन होते हैं, वो रिसोर्स होते हैं, वो क्या होते हैं? सीमित होते हैं। उनकी जो मांग है, डिमांड है, वो पारिवारिक चक्र के अनुसार बदलती रहती है। भाई, आप जो बाल्यावस्था में जो आपके जो मांग थी, वो क्या किशोरावस्था में भी रहती है? क्या आपकी जो आगे पौरावस्था है उसमें भी वही रहेगी? वृद्धावस्था वही सब रहेगी? नहीं, बदलती रहती है। जो वैसे पारिवारिक चक्र के साथ साथ जो हमारी डिमांड है, हमारी मांग है, वो बदलती रहती है। जो चीज़ आपको बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में चीज़ें जो आपकी डिमांड थी, क्या वही डिमांड आपकी वृद्धावस्था में रहेंगी? नहीं। इसलिए आवश्यक है कि साधनों को बदलती मांग के अनुसार
व्यवस्थित किया जाए। नियोजन की आवश्यकता और महत्व क्या है? देखो, नियोजन ही प्लानिंग वास्तव में एक पुल का कार्य करता है, एक पुल है उसका कार्य करता है, जो व्यक्ति के वर्तमान में उपलब्ध रिसोर्स के आधार पर उसके भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति को निर्धारित करता है। जो वर्तमान में भी हमारे पास जो भी साधन है, संसाधन है, उसके आधार पे हम भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति को निर्धारित करते हैं और प्लानिंग उसी का कार्य करता है। आपने दैनिक जीवन में अनुभव किया होगा कि प्रत्येक व्यक्ति छोटे या बड़े लक्ष्यों को निर्धारित करते हैं। कोई भी व्यक्ति हो, किसी ने छोटे लक्ष्य बनाए, किसी ने बड़े लक्ष्य बनाए। किसी छोटा लक्ष्य क्या है? जैसे एक बच्चा है 7th क्लास का, उसका बस यही लक्ष्य होता है अभी कि मुझे अपने 7th क्लास में फर्स्ट डिवीज़न लानी है, मुझे अच्छे नंबर लाने हैं, मुझे अपना 7th क्लास अच्छे से करना है। और जो बच्चे की माँ है वो प्लानिंग, उनका क्या बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं कि भाई हमें बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है, उसकी शादी अच्छी करनी है, अच्छा वर्क ढूंढना है, अच्छे जॉब में लग जाए, उसके ये बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं और इनमें पैसा भी बहुत लगता है। और वो उनके क्या करते हैं, अभी से ही पैसा जोड़ के रखने लगते हैं कि हाँ भाई इन बच्चों की कोई भी कमी ना होने पाए। और इन लक्ष्यों को कैसे प्राप्त किया जाए, यह नियोजन का कार्य है। और ये जो लक्ष्य है इनको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? बिना प्लानिंग के तो नहीं कर सकते, तो प्लान बना के ही हम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आज प्रत्येक क्षेत्र में योजना बनाई जाती है, बिना योजना के कार्य आधारहीन हो जाता, हास्यास्पद हो जाता है। आज के युग में कोई भी राष्ट्र योजना के अभाव में लक्ष्य नहीं प्राप्त कर सकता। मैंने बताया ना, बिना प्लानिंग के आप लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हो। योजना बनाने में समय और प्रयत्न अवश्य लगता है। भाई अच्छी योजना बनाओगे तो अच्छा खासा समय भी लगेगा और आपको प्रयत्न भी करना पड़ेगा। बिना प्रयत्न के कुछ नहीं हासिल होता है, परंतु यही योजना आपको सरल, स्पष्ट और सुसंगत प्रकार से लक्ष्यों तक पहुंचाने में क्या होती है, सहायक होती है। योजना के अभाव में लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है, परंतु इस प्रकार के प्राप्त लक्ष्यों में गुणवत्ता व संसाधनों का अपव्यय न हो, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। जब आप किसी कार्य के लिए योजना बनाते हैं तो आप उस कार्य की प्रगति को देखकर उसका विश्लेषण कर सकते हैं। कोई भी कार्य के लिए आप योजना बनाएंगे तो उसकी क्या प्रगति को देखकर उसका विश्लेषण करना विश्लेषण कर सकते हैं और आवश्यकता पड़ने में उसमें आवश्यक परिवर्तन भी कर सकते हैं। योजना आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाती है और योजना संबंधी अनुभव से आप जीवन में आने वाली चुनौतियों का डटकर सामना कर सकते हो, क्योंकि आपने एक प्लानिंग बना के रखी है। कुछ लोग होते हैं बिना प्लानिंग के कूद पड़ते हैं काम करने और फिर बाद में अफसोस होता है कि अरे मैंने प्लानिंग की होती तो ठीक था। नियोजन के प्रकार, देखो नियोजन आपके दो प्रकार के होते हैं। देखो एक होता है दीर्घकालीन और एक होता है अल्पकालीन। याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है प्लानिंग के कितने प्रकार होते हैं, तो दो, दीर्घ और अल्प। दीर्घ से पता चल रहा है ना, जो ज़्यादा दिन के लिए, और अल्प माने कम। तो देखो दीर्घकालीन नियोजन ये प्लानिंग लंबे समय के लिए बनाई जाती है। दीर्घकालीन नियोजन को यानी दीर्घकालीन प्लानिंग को पूर्ण करने के लिए अल्पकालीन नियोजन भी किए जाते हैं। और जो आपकी दीर्घकालीन जो प्लानिंग होती है उसको पूर्ण करने के लिए हम क्या करते हैं, अल्पकालीन जो आपकी प्लानिंग है उसे करते हैं। भारत में सरकार द्वारा चलाई जा रही पंचवर्षीय योजना दीर्घकालीन नियोजन का उदाहरण है। अगर पूछा जाए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में चलाई जाने वाली पंचवर्षीय योजना किसका उदाहरण है, दीर्घकालीन नियोजन का कि अल्पकालीन नियोजन का, तो आपका आंसर होगा दीर्घकालीन नियोजन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जा सकता है। अल्पकालीन नियोजन कम समय के लिए होता है और ये अधिक स्पष्ट होता है। जैसे अल्पकालीन नियोजन मैंने बताया ना, 7th क्लास है उसमें फर्स्ट डिवीज़न लाना है, तो ये अल्पकालीन समय के लिए ये हो गया। फिर आपको इस चीज़ को क्लियर हो गया आपका कि आपको जैसे आपको शादी के लिए जाना है, कपड़े खरीदना है, तो आपने योजना बनाई कि हाँ इस मार्केट में जाएंगे, ये कपड़ा खरीद लेंगे। ये क्या है, थोड़े समय के लिए योजना थी, शादी हो गई, काम खत्म हो गया। तो ये अल्पकालीन नियोजन होता है। और दीर्घकालीन नियोजन क्या होता है, जिसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, ज़्यादा बहुत सोच विचार की प्लानिंग करनी पड़ती है, उसे क्या कहते हैं, दीर्घकालीन नियोजन। जैसे बच्चे की शादी करनी है
तो ये बहुत लंबे समय के लिए है ना। तो माँ बाप जब पैसा जोड़ेंगे, सब सोचेंगे, तभी तो कर पाएंगे। तो ये किस में आ जाएगा? दीर्घकालीन नियोजन में आ जाएगा। बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसा जोड़ना है, बच्चों की जैसे इंजीनियरिंग करानी है या कुछ बहुत बड़े कोर्स कराने हैं, तो उसके लिए पैसा जोड़ना है, तो ये क्या आ जाएगा? दीर्घकालीन नियोजन में आ जाएगा। नियोजन के प्रमुख चरण निम्नलिखित है। देखिए, पहला होता है, पूछा जाएगा प्लानिंग के चरण कितने प्रकार के होते हैं। तो देख लीजिए नियोजन के प्रमुख चरण कितने हैं। तो सबसे पहले होता है भविष्यवाणी करना, दूसरा है समस्या को परिभाषित करना। ये किसी विद्वान ने नहीं बताया, ये जो नियोजन के जो चरण बता रही हूँ, प्लानिंग के जो चरण बता रही हूँ, ये ऐसे ही है। अभी मैं विद्वानों ने क्या बताया वो भी बताऊंगी, पर ये चरण मुख्य चरण है और ये नॉर्मल चरण है प्लानिंग के, और स्टेप पूछे जाते हैं कि नियोजन के चरण क्या है। तो सबसे पहले आता है भविष्यवाणी करना, दूसरा है जो समस्या है उसको परिभाषित करना। भाई जब समस्या क्या है उसको परिभाषित ही नहीं कर पाओगे, उसको बता ही नहीं पाओगे, तो सब बेकार है। जब समस्या परिभाषित हो जाएगी तो विकल्प जो ऑप्शन है उनको खोजना, और उन विकल्पों में से जो सबसे सही विकल्प है उनको चुनना। उसके बाद जब सही विकल्प चुनाव कर लिया है, उसके बाद हमें उत्तरदायित्व लेना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। फिर कार्यक्रम की रूपरेखा बनाना, फिर समय अनुसूची बनाना, फिर बजट बनाना, फिर क्रियाविधि विकसित करना होता है, और फिर नीतियां हैं उनका विकास करना। इसी के साथ ये 10 स्टेप के साथ जो आपके जो नियोजन के चरण है वो खत्म हो जाते हैं। फिर नियोजन की सीमाएं क्या होती हैं? देखो, भविष्य में होने वाली घटनाएं अनिश्चित होती हैं। ऐसे में प्लानिंग यानी पूर्वानुमान लगाकर योजना बनाना कई व्यक्तियों को हास्यास्पद लगता है, परंतु अनिश्चितता के परिप्रेक्ष्य में कार्य को क्रमबद्ध तरीके से ना करके भाग पर छोड़ देना भी क्या है? एक मूर्खतापूर्ण कार्य है। अब तक अपनी योजना बनाने से होने वाले लाभों के बारे में पढ़ा होगा, और अब नियोजन की सीमाओं के बारे में भी जाने, ताकि प्रबंधन प्रक्रिया को हम सही रूप से कर सके। तो क्या क्या इसकी सीमाएं होती हैं? देखो, सर्वोत्तम विकल्प के चयन में समस्या। आपने भी देखा होगा जब आपके पास 1 2 3 4 5 ड्रेसें हैं, उसमें से एक चूज करना हो, तो क्या होता है, कुछ लोग इतने कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं मुझे पांचों के पांचों रख लूँ। कंफ्यूज हो जाते हैं। दुकान पे जाइए आप लोग, तो मतलब इतनी ड्रेस में से एक ड्रेस को आपको सेलेक्ट करना है, वो भी अच्छी लग रही वो। तो क्या उसी तरह जब हमारे सामने बहुत सारे विकल्प होते हैं, उनमें से एक सर्वोत्तम विकल्प का चयन करना, ये भी एक समस्या हो जाती है। विश्वसनीय सूचनाओं के आकलन की समस्या। जो विश्वसनीय सूचनाएं हैं उनका आकलन, उनका मूल्यांकन करने की समस्या पैदा हो जाती है। अरुचिकर और नीरस हो जाता है। दूरदर्शिता का अभाव होता है, और आकस्मिकताएं हो जाती हैं इसमें। नियोजन रखते समय में ध्यान रखने वाली बातें क्या है? तो किसी भी कार्य योजना बनाने से पूर्व कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए। योजना खंडों भागों में ना हो, योजना परिवार में उपलब्ध संसाधनों के अनुकूल हो, योजना व्यवहारिक हो, योजना बना के पूर्व अर्जित अनुभव को उठाया जा सके। अब आप देख लीजिए, आपके जो लुईस, ये कुछ चरण है, लुईस ए एलन ने चरण बताए हैं, 7 चरण बताए हैं आपके नियोजन के। प्लानिंग के इन्होंने कितने चरण बताए हैं? 7 चरण बताए हैं। लुईस ए एलन ने प्लानिंग के 7 चरण बताए हैं। प्लानिंग के 7 चरण देख लेते कौन कौन से। सबसे पहले इन्होंने बताया भविष्यवाणी, फिर दूसरा इन्होंने बताया उद्देश्यों का विकास करना। जो उद्देश्य है
उनका हमें विकास करना चाहिए। फिर तीसरा इन्होंने स्टेप बताया है कार्यक्रम बनाना। लिख लेना, यहां से क्वेश्चन आएंगे। चौथा स्टेप बनाया है समय अनुसूची ने शेड्यूल बनाना है हमें, किस समय पे कौन सा कार्य करना है कौन सा नहीं। फिर बजट बनाना, आपका फिफ्थ स्टेप इन्होंने बताया बजट बनाना। फिर छठा स्टेप बताया है क्रिया विधि विकसित करना। फिर इन्होंने सातवां जो स्टेप बताया, सातवां लास्ट स्टेप है नीति का विकास करना। तो आपके लुईस ए एलन ने 7 स्टेप बताए हैं, 7 चरण बताए हैं प्लानिंग के। और पेपर में बच्चों डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा आपसे कि लुईस एलन ने आपके नियोजन प्रक्रिया के कितने चरण बताए हैं, तो 7 स्टेप बताए हैं। अगर पूछ लिया जाए लुईस ए एलन के जो 7 चरण हैं उनको लाइन वाइज बताइए, स्टेप बाय स्टेप बताइए। जब आपको सारे स्टेप याद होंगे तभी तो आप कर पाओगे, तो उसको अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद आपका जो दूसरे विद्वान आते हैं वो आते हैं आपके ग्रॉस और कैडल। इन्होंने जो चरण बताए उनको देख लीजिए। इन्होंने सबसे पहले बताया है नियोजन का प्लानिंग का पहला चरण समस्या को परिभाषित करना। समस्या को परिभाषित करना। दूसरा चरण बताया इन्होंने विकल्पों को ढूंढना। लिख लेना, यहां से क्वेश्चन बन जाएंगे। तीसरा चरण इन्होंने बताया है कल्पना द्वारा प्रत्येक विकल्प को उसके हल के साथ देखना। चौथा स्टेप क्या बताया इन्होंने, अधिकतम उपयुक्त संभावित हल का चयन करना। और आपका जो फिफ्थ चरण बताया उन्होंने उत्तरदायित्व स्वीकारना। तो इसमें कुछ आपको नहीं है लैंग्वेज याद कर लेना, ऐसे ही आपका स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, कुछ इससे बाहर नहीं आएगा। और नियोजन जितना पढ़ाया है मैंने इसको अच्छे से पढ़ लेना बच्चों, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इससे बाहर तो कुछ नहीं पूछा जाएगा, जितना मैंने बताया उसको पढ़ लेना। पहला तो ये कि लुईस और एलन ने आपके प्लानिंग के कितने चरण बताए हैं, तो आपके 7 चरण बताए हैं, याद रखना। ग्रास और कैडल ने 5 चरण बताए हैं, याद रखना। और स्टेप बाय स्टेप इन चरणों को याद रखना। इसी के साथ आपका जो नियोजन चैप्टर है फिनिश हो रहा है। इसको 2 बार 3 बार वीडियो देख लेना और लिख लेना, नोट्स बना लेना। इसके बाद हम लोग संगठन पढ़ेंगे। प्रबंध प्रक्रिया का दूसरा चरण जो संगठन है उसको देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।